नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां पर बहू अपनी हर जरूरत और मुश्किल को वह पीहर में जाकर बताती रहती है। तो आगे क्या होता है हम इस कहानी में देखेंगे। हमारी इस कहानी का शीर्षक है पीहर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुधा माँ के साथ मटर छीलती बैठी हुई थी और अपने ससुराल के हालचाल बता रही थी। मम्मी पूछ रही थी, बेटी वहाँ सब कुछ ठीक तो है? हाँ मम्मी, ऐसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मम्मी वहाँ तो प्रेशर कुकर इतना खराब है। कई बार रिंग निकाल निकाल कर सेट करती हूँ, तब जा कर के भाप निकलना बंद होती है। अच्छा। और हाँ मम्मी, सीटी तो बजती ही नहीं है। सुधा अपनी शिकायत बताई जा रही थी माँ से। माँ ने उसको दिलासा दिया, चल तू पहली बार ससुराल से मायके आई है, आज शाम को एक नया प्रेशर कुकर तुझे दिलवा देती हूँ। सुधा सुनकर खुश हो गई। शाम को वो और उसकी छोटी बहन माँ के साथ बाजार गए। माँ ने सुधा की पसंद से सुधा के लिए और उसके पति के लिए कपड़े खरीद लिए और एक अच्छे ब्रांड का प्रेशर कुकर भी खरीद लिया। सुधा के पिता रामलाल जी प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे। सुधा का विवाह प्रतापगढ़ से लगभग 60 किलोमीटर दूर पट्टी गांव में हुआ था। यातायात का साधन आसान था। रेलवे के अलावा सड़क मार्ग से भी दोनों नगर जुड़े हुए थे। सुधा का पति राजीव पट्टी में ही एक कपड़े की मिल में काम करता था। ससुर किसी कोऑपरेटिव बैंक से रिटायर हो चुके थे। दोनों परिवार मध्यम वर्गीय परिवार थे। धन बहुत ज्यादा नहीं था, पर घर में किसी तरह का अभाव भी नहीं था। सुधा के ताऊ जी पट्टी स्टेशन पर ही कार्यरत थे। उन्हीं के प्रयासों के कारण ही रिश्ते की बात चली थी और विवाह संपन्न हो भी गया था। 2-3 दिन मायके में रहकर सुधा अपने पति के साथ ससुराल लौटी। उसका दिल बल्लियां उछल रहा था। अपनी माँ से मिले उपहार उसे बहुत खुश कर रहे थे। सास प्रेशर कुकर के डब्बे को देखकर पूछ बैठी, ये क्यों खरीद लाई? घर में प्रेशर कुकर पड़ा हुआ तो है। हमने नहीं खरीदा मम्मी जी, मेरी मम्मी ने उपहार में दिया हुआ है, कहते हुए सुधा के स्वर में बड़ा गर्व का भाव था। अनुभवी सास जैसे माजरा समझ गई हो, बोली, इसे अभी निकालना नहीं, राजीव से कहकर अपना कुकर ठीक करवा लूंगी। अगर फिर भी उस कुकर से संतुष्टि नहीं मिली तो फिर यह नया कुकर निकाल लेना। उसी शाम प्रेशर कुकर को एक बर्तन की दुकान पर भेजकर सुधरवा लिया। अब वह ठीक से सीटी बजाता था और खाना भी ठीक से पक जाता था। 3 महीने बीत गए। सुधा पति के साथ फिर से अपने मायके आई हुई थी। मम्मी ने उनका हालचाल पूछा तो बातों ही बातों में सुधा ने बताया, मम्मी सब कुछ अच्छा है, अब तो कुकर भी पुराना वाला जो था ना, उसको ठीक करवा लिया गया है, तो उसमें खाना अच्छे से पकता है, सीटी बढ़िया देता है वो अब। लेकिन मम्मी, वहाँ का गैस का चूल्हा इतना कम फ्लेम देता है कि चाय बनाने में ही पसीना छूट जाता है। उसे सुधरवा कर भी देखा, पर कोई फायदा ही नहीं हुआ। 8-10 दिन तक तो फ्लेम ठीक चलती है, फिर वैसा ही हो जाता है। मम्मी, अगर मिलिट्री कैंटीन से चूल्हा मिल सकता हो तो दिलवा दो, कैंटीन में सस्ता मिल जाता है। रामलाल जी के एक मित्र सेना में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे। उनसे निवेदन करके रामलाल जी ने एक गैस स्टोव सुधा के लिए मंगवा दिया। सुधा ने मूल्य चुकाना चाहा था, पर रामलाल जी ने मूल्य लेने से मना कर दिया। समझना पापा की तरफ से गिफ्ट है, ये कहते हुए उन्होंने सुधा के सिर पर प्यार से थपथपाया और पैसे लेना टाल दिया। इस बार भी सुधा गर्व से मस्तक ऊंचा करके अपने ससुराल लौटी। जब सास ने दरवाजा खोला तो सास की नजर गैस स्टोव के पैकेट पर पड़ी। सास के पूछने से पहले ही सुधा बोल पड़ी, मम्मी जी, मैं अपने चूल्हे से परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने पट्टी के बाजार से मिलिट्री कैंटीन से मम्मी से कहकर चूल्हा मंगवाया है। मैं तो पैसे दे रही थी, पर मम्मा और पापा ने मना कर दिया। इस बार भी सास कुछ बोली नहीं। शाम को काम से लौटने के बाद खुद राजीव ने नया स्टोव किचन में लगा दिया और शाम का खाना नए स्टोव पर बनाया गया। साथ ही आज नया प्रेशर कुकर जो पैक करके रखा गया था उसे भी निकाला गया। फिर नए प्रेशर कुकर का भी उद्घाटन नए गैस चूल्हे पर खीर बनाकर किया गया।
बाद के दिनों में स्थिति यह थी कि सुधा जब भी मायके जाती थी, अपनी माँ के सामने शिकायतों का पुलिंदा खोलकर बैठ जाती थी। जरा जरा सी कमियां भी बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। माँ भी उन कमियों को रस ले लेकर के सुनती, क्योंकि यह सब चीजें घरेलू उपयोग से संबंधित होती थी, ज्यादा महंगी भी नहीं होती थी। इसलिए माँ खुद ही बाजार से लाकर दे दिया करती थी बेटी को, या फिर पिता से मंगवा कर दे देती थी। कैंची हो या मिक्सर ग्राइंडर हो या डिनर सेट, ऐसे कई छोटे मोटे सामान वह माँ से ही लेकर आ जाया करती थी। सास भी उसे कुछ नहीं कहती। उन्हें भी लगता था कि कुछ ला ही तो रही है, देने तो जा नहीं रही है। संपन्न माँ बाप की बेटी है और माए बेटियों को उपहार तो देती ही रहती है। उन्हीं दिनों राजीव को एक सेकंड हैंड बाइक पसंद आ गई थी। कीमत लगभग 60,000 थी। राजीव के पास में 20,000 रुपए थे। कुछ पापा से और कुछ दोस्तों से लेकर मैं बाइक खरीद ही लूंगा। यह सोचकर राजीव ने बाइक के लिए बयाना दे दिया और 7 दिन के अंदर पूरी रकम देकर बाइक ले जाऊंगा, ऐसा वादा भी कर दिया। घर आया तो पता चला कि अधिकतम 10,000 रुपए की मदद ही पिता कर सकते हैं और बाकी थोड़ा बहुत उसके दोस्त उसे दे रहे थे। लेकिन फिर भी अभी 12,000 के लिए वह इधर उधर उसे भटकना पड़ता। अंतिम विकल्प के रूप में उसने अपने दानवीर ससुर को याद किया। अगले ही दिन पति पत्नी दोनों वहां पहुंच गए। उन दोनों ने रामलाल जी के सामने अपने आने का कारण बताया तो राजीव और सुधा दोनों का भ्रम टूट गया। रामलाल जी ने पैसे जुटा पाने में असमर्थता प्रकट की और बोले, 1,000 2,000 की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूँ, पर 12,000, इसकी व्यवस्था तो मेरे लिए मुश्किल होगी। सुधा का दिल उदास हो गया सुनकर। राजू को भी बयाने में दिए गए पैसे डूबते हुए नजर आए। बेटी दामाद आए थे, इसलिए उत्तम भोग का प्रबंध किया जाने लगा। पर दामाद का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। इधर सुल्तानपुर से होकर लौटता हूँ, यह कहकर वह वहां से निकल गया। ससुर के घर और सुल्तानपुर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर की थी। जल्दी लौटना कहकर सुधा ने उसे जाने दिया। दोपहर हो गई, फिर शाम ढल गई, पर राजीव सुल्तानपुर से वापस ही नहीं लौटा, जबकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक उसी शाम उन दोनों को वापस अपने घर पट्टी लौटना था। सुधा बार बार घड़ी देख रही थी। उसका मन विचलित होने लगा था। मन में तरह तरह के ख्याल उमड़ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी तो न हो गई है। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी के आगमन से माँ उत्साहित थी, लेकिन अब उसका मन उदास होने लगा। दिमाग में एक ही बात आई थी कि पैसे के कारण जमाई राजा नाराज तो नहीं हो गए। माँ बेटी को लेकर एक पीसीओ में पहुंची और राजीव के पड़ोस के एक घर में, जहाँ टेलीफोन का कनेक्शन लगा हुआ था, वहां फोन लगाया। फोन सुनने राजीव ही आया था। फोन पर राजीव की आवाज सुनकर सुधा फक पड़ी। मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ और आप सुल्तानपुर से सीधे पट्टी पहुंच गए। सुधा बड़ी मुश्किल से बोल पाई और रो पड़ी। क्या करता? सुल्तानपुर दोस्त के पास गया था पैसे के जुगाड़ में। वहां भी इनकार सुना तो पट्टी ही वापस लौटाया। बाइक वाले से बयाना लौटाने को बोलूंगा। अगर लौटा दिया तो ठीक है, नहीं तो पैसे गए पानी में। लेकिन अब मैं कैसे आऊं? तुम्हारी मर्जी, जैसे आना हो आ जाना, ना मर्जी हो तो मत आना। राजीव से ऐसा व्यवहार सुधा के ऊपर बिजली के समान गिरा। उसे कई पलों तक अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह राजीव बोल रहा है। उसने कहा, यह आप क्या बोल रहे हैं? वही जो तुम्हें सुनाई दे रहा है, कहकर राजीव ने फोन रख दिया। सुधा जाने कितनी देर तक फोन हाथ में पकड़े पकड़े हेलो हेलो करती रही। आंखों से आंसू की धारा वेग से बहने लगी। क्या हुआ? क्या हुआ बेटी सुधा? माँ आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोल रही थी। सुधा ने रो रो कर अटकते अटकते हुए पूरी बात बताई। तब घर में जैसे कोहराम मच गया हो। राजीव और उसके पूरे खानदान को कोसा जाने लगा, गालियां दी जाने लगी। भीख मंगों के परिवार में बेटी ब्याह दी गई जैसी बातें भी कही गई। क्रोध जब कम हुआ तो मशवरा करने की बारी आई। रुपए रामलाल जी के लिए 3 माह के वेतन के बराबर था। सहज में ही व्यवस्था करना संभव नहीं था, पर असंभव भी नहीं था। 3 दिन के बाद कुछ बैंक से निकालकर, कुछ मित्रों से उधार लेकर उन्होंने रुपए इकट्ठा किए और व्यथित मन से बेटी को लेकर समझो कि यहाँ पहुंचे। राजीव के पिता माता को इस संदर्भ में जरा सी भी जानकारी नहीं थी।
वे तो सोच रहे थे कि सुधा के माता पिता का मन हो गया होगा कि बेटे को कुछ दिन अपने पास रख ले, इसलिए राजीव सुधा को मायके में छोड़कर अकेला लौट आया। राजीव से जवाब तलबी की गई। मैंने कौन सा दहेज मांगा है? मैंने तो उधार मांगे थे। जैसे मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं उनको वापस कर दूंगा, राजीव ने छूटते ही कहा। रामलाल जी चुपचाप सुधा के हाथों में पैसे रखकर और बिना दामाद से कोई सवाल जवाब किए अपने बड़े भाई साहब जो पट्टी में ही रहते थे उनके यहाँ चले आए। वे अंत तक समझ नहीं पाए थे कि रुपए की मांग के पीछे समधी समधिन की भी कोई इच्छा थी या नहीं। 3 साल गुजर गए, ना तो रकम वापस आई और ना ही कोई नई चीज की मांग ही हुई। रामलाल जी ने इसमें भी फिर से शुक्र ही मनाया कि चलो नई फरमाइश तो नहीं की गई। हो सकता है दहेज में कोई कमी रह गई हो जो उन्होंने रुपए देकर पूरी कर दी। तभी एक दिन पता चला कि राजीव जिस कॉटन मिल में काम करता था वो बंद पड़ गई है। कर्मचारियों का एक निश्चित रकम सौंपकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दिया गया है। सुधा इस दरमियान एक बच्चे की मां बन चुकी थी और पुनः गर्भ से थी। राजीव एक दिन पत्नी और बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से ससुराल आया और नई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। लगभग 20 दिन तक भटकने के बाद एक दिन राजीव ने कहा कि कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है, तो सोच रहा हूँ कि नौकरी ढूंढने में समय बर्बाद करने के बजाय अपना खुद का कोई कारोबार ही शुरू कर देता हूँ। अगर 5,000 रुपए की मदद मिल जाए तो मैं खुद का कोई काम शुरू कर सकता हूँ। पिछले रकम तो वापस हुई नहीं थी और दोबारा 5,000 की फरमाइश की गई थी। राजीव के मुंह से बोल नहीं फूटे हो, मानो बम का गोला दागा गया हो। सास एकदम से बोल पड़ी, जमाई राजा, पिछले तो तुमने दिए नहीं है। हमने वो जो कर्जा लेकर आपको पैसे दिए थे वो उसका बड़ी मुश्किल से हमने अभी किस्तें चुकाकर पूरा किया है वो कर्जा। इसी साल आपकी साली की शादी में भी खर्चा हो गया है। इस बार हम चाहकर भी कुछ दे नहीं पाएंगे आपके लिए। दो टूक जवाब सुनकर राजीव कुछ बोला नहीं। सुधा राजीव के प्रति आशंकित हो गई कि कहीं इस बार भी फिर से वह उसे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। उस समय तो राजीव ने कुछ कहा नहीं, किया नहीं, बोला नहीं। चुपचाप खाना खाया, खामोशी से रात गुजारी और अगली सुबह ये कहकर कि बाहर जाता हूँ, कोई और जगह से काम की तलाश कर लेता हूँ, अच्छे से तैयार होकर नाश्ता वाश्ता करके और फिर अपने बायोडाटा की फाइल वगैरह लेकर के बाइक से चला गया। उस रोज वह वापस ही नहीं लौटा। रात हो गई और जब वह वापस नहीं लौटा तो सुधा ने ससुराल के पड़ोस में फिर से फोन किया। वहां से पता चला कि राजीव पट्टी भी नहीं पहुंचा है। आखिर गया तो कहाँ गया? दिन बड़ी चिंता में गुजर गया। मन में तरह तरह की शंका उत्पन्न हो रही थी। अगले दिन थाने पर रिपोर्ट की गई कि कहीं एक्सीडेंट या ऐसा कुछ तो नहीं हो गया, पर कुछ पता नहीं चला। 5वें दिन राजीव बिना किसी पूर्व सूचना के मैले कुचैले कपड़ों में प्रतापगढ़ पहुंचा। बिना किसी से कोई बातचीत किए सीधे बाथरूम में घुस गया और नहा धोकर बाहर निकला। नाश्ते के दौरान उसने बताया कि इन 5 दिनों में वह सुल्तानपुर, फैजाबाद और आसपास के 2-4 जगहों में नौकरी की तलाश में खूब भटका है। कहीं भी कैसा भी काम नहीं मिला, इसलिए एक दोस्त के साथ अयोध्या काम की तलाश में जा रहा। बाइक वह सुल्तानपुर से दोस्त के घर छोड़ देगा, और ये कहकर वह अपना कपड़ों वाला बैग लेकर घर से निकल गया। सुधा ने भारी मन से राजीव को जाने दिया। पिछले 5 दिनों से उसकी आंखों ने अविरल आंसू बहाए थे। आजीविका का प्रश्न न होता तो वह राजीव को तो अपनी आंखों से ओझल न होने देती। अब तो मायके में रहना भी उसे कठिन और अपमानजनक लगने लगा था। माता पिता उससे कुछ कहते तो नहीं थे, पर माता पिता की आंखों में छाई उदासी और उपेक्षा उसे साफ साफ दिखने लगी थी। राजीव को गए 3 ही दिन हुए थे कि सुधा को उसके ताऊ से पता चला कि राजीव तो पहले दिन ही पट्टी आ गया था और फैजाबाद जाने की बात झूठी थी। सुनकर सुधा जैसे आसमान से ही गिरी। घर में कोहराम मचना ही था, सो मचा। रामलाल जी अगली सुबह सुधा और बच्चों को लेकर पट्टी के लिए निकल पड़े और पहले वे रेलवे क्वार्टर में रह रहे अपने बड़े भाई के घर पहुंचे। बड़े भाई को आरंभ से लेकर आज तक की सारी बातें पूरी तरह से सुनाई। सुनकर बड़े भाई मोहन जी ने निश्वास भर के कहा, रामलाल, सारी गलती तुम ही लोगों की है। क्या मतलब? अरे तुम लोगों ने बच्चे की शादी करने के बाद भी उसके जीवन पर अपना नियंत्रण चाहा। यह तो नादान है लड़की, कम अकल है।
ना समझे, इससे घर गृहस्थी के बारे में क्या अनुभव है? पर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को तो समझदारी दिखानी चाहिए थी ना। क्यों बेटी की ससुराल की कमियां जानने के लिए उत्सुक रहते थे तुम लोग? अरे कौन सा घर है जहाँ सब कुछ पूरी तरह से ठीक ठाक रहता है? 100% परफेक्ट है, ऐसा कोई घर है क्या? कैंची खराब है, प्रेस खराब है, गैस चूल्हा खराब है, प्रेशर कुकर खराब है, मिक्सर ग्राइंडर खराब है, तो तुम लोगों ने बाजार से खरीद कर दे दिया। अब उस लड़के का भाग्य खराब है, समय खराब है, तो खरीद दो। मोहन जी पल भर के लिए रुक गए, फिर बोले, रामलाल, जब उन्हें तुम्हारी सौगातों की जरूरत नहीं थी, तब तुम जबरनी ये सौगातें उन पर थोपते थे। जब उसे वाकई मदद की जरूरत थी, तब तुम अपनी पीठ दिखाने लगे, मदद करने से इनकार करने लगे। तो भैया मैं क्या करूं? मेरे पास इतना पैसा कहाँ है कि... अरे मैं ये नहीं कहता कि तुम कर्जा लेकर मदद करो, वो तो तुम चाहो तो भी नहीं कर पाओगे। पर सच यह है कि उनके मुंह में खून लग गया है, जो उन्हें तुमने ही चखाया है। झूठी उम्मीदें तुमने ही जगाई है। तुमने बेटी के कहने पर छोटी बड़ी चीजें ना खरीदी होती, तो लड़के को तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं रहती। असल में लड़के की आदत तुमने ही खराब कर दी है, और तुम्हारी बेटी भी जमीनी हकीकत से दूर है। यह बच्चे किसी भी फरमाइश को करते समय भूल जाते हैं कि माता पिता कैसे घर परिवार मैनेज करते हैं और कैसे चीजें जुटा पाते हैं। अब हम क्या करें? रामलाल ने हताश स्वर में पूछा। अब सबके लिए यही अच्छा है कि सुधा स्वयं बच्चों के साथ घर पहुंच जाए और खुद सब कुछ मैनेज करे। तुम पहली गाड़ी से वापस अपने घर लौट जाओ। अगर मन नहीं माने तो यहीं मेरे घर में रह लो, लेकिन सुधा के साथ उसके ससुराल में जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि उन्हें तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पट्टी में आए हुए हो। पता नहीं वे लोग सुधा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। रामलाल ने आशंका व्यक्त की। बेवकूफ मत बनो, मोहन जी ने उनको ढाढ़स बंधाया। क्या कभी सुधा ने सास ससुर के बारे में यह कहा है कि वे सुधा के साथ दुर्व्यवहार करते हैं? रामलाल, मैं निजी रूप से राजीव के माता पिता को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वे लोग बहुत ही नेक लोग हैं, भले हैं। अगर राजीव ने बेवकूफ़ी की भी है, तो इसमें उसके माता पिता का क्या दोष है? अगर वे लालची लोग होते ना, तो मैं खुद रिश्ते के लिए इनकार कर देता। रामलाल आगे और कुछ प्रतिवाद करना चाहते थे, पर बड़े भाई की बातों की अवहेलना नहीं कर सके। मोहन जी ने कमरे में सुधा और अपनी पत्नी को बुलाया और कुछ सवाल जवाब किए, फिर कुछ बातें समझाई और एक ऑटो बुलवाकर सुधा को ससुराल के लिए रवाना कर दिया। सुधा के लिए दरवाजा उसकी सास ने ही खोला था। पुत्र वधू एवं पोते को देखकर वह चौंक पड़ी। बोली, कैसे आई? ट्रेन से? मम्मी, आई तो ट्रेन से ही थी। स्टेशन के बाहर ताई जी मिल गई थी। उन्होंने जिद की तो थोड़ी देर के लिए उनके घर ही जाना पड़ा। संयोगवश राजीव उस समय घर पर ही था। सुधा से नजरें मिला पाने का साहस न हुआ और नजरें चुराता हुआ अपने बच्चों के साथ खेलने लग गया। सास के व्यवहार से तो यही ज्ञात हुआ कि वह सारे मसले से अनभिज्ञ है, अनजान है। सुधा को लगा कि अच्छा ही हुआ कि ताऊजी की बात मानकर पिता साथ नहीं आए। भेद खुलता तो राजीव या तो शर्मिंदा हो जाता या भड़क कर कोई और बेवकूफ़ी कर बैठता। रात हुई तो राजीव बड़ी हिम्मत करके कमरे में आया। सुधा को इसी पल का इंतजार था। बेटा सो चुका था। सुधा ने धीरे से कहा, एक बात पूछूं? तो राजीव सॉरी कहने लगा। तुमसे सॉरी नहीं सुनना मुझे। मैं तो एक बात जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? दिल की रानी तो हो ही नहीं सकती। अगर होती तो तुम्हारे दिल में रहती। अर्धांगिनी भी नहीं समझते। अगर समझते तो मुझे छोड़कर भागते नहीं। दासी समझते तो चरणों में जगह दे देते। अरे कह तो रहा हूं ना भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नहीं राजीव जी, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। कहते हैं कि पति पत्नी का जीवन साझी का होता है। सुख हो दुख हो, खुशी हो या गम हो, दोनों को बराबर बराबर झेलना पड़ता है। कभी सोचा है तुमने कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, उस पर तब क्या बीत रही होगी जब मैं जोर जोर से रोने लगी? बीतती होगी जब मैं जोर जोर से रोती हूँ। तुम मुझ पर ही नहीं, अपने इस होने वाले बच्चे पर भी जुल्म करते हो। और ये जो हमारा नन्हा सा बच्चा है, ये भी मेरे रोने से सहम जाता है। क्या करूं, मेरी नौकरी छूट गई। राजीव रुआं से स्वर में बोला। तो क्या हुआ? बहुत से लोग ऐसे भी हैं
जिनकी नौकरी कभी लगी नहीं। तो तुम कहना क्या चाहती हो सुधा? मैं सोच रही हूँ कि अभी 3 महीने ही हुए हैं, क्यों ना मैं इस गर्भ को। नहीं नहीं नहीं, नहीं सुधा। उसका मतलब समझकर राजीव के मुंह से चीख सी निकल गई। सुधा के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान रेंग कर रह गई। माय डियर हबी, अपने बच्चों के बारे में सिर्फ बुरा सुनकर इतनी पीड़ा हुई तुम्हें, और उस बच्चे के खिलाफ जिसकी तुमने अभी शक्ल भी नहीं देखी है, जिसे दुनिया में आना भी बाकी है। फिर सोचो तुम कि मेरे पापा और माँ को कैसा लगा होगा जब मैं खून के आंसू वहां रो रही थी। सुधा प्लीज, प्लीज तुम मुझे बेशक थप्पड़ मार लो, पर जलील मत करो इस तरह से, प्लीज। तो फिर वादा करो राजीव मुझसे कि तुम मर्द बनोगे, हर दुश्वारी का सामना करोगे, इस तरह से भगोड़े की तरह भागोगे नहीं। नहीं 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 बाबा, नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी इस तरह से मुसीबत से भागूंगा नहीं। भले मैं ठेले पर सब्जी बेच लूंगा, चाय की टपरी खोल लूंगा, पर तुमसे और बच्चों से दूर नहीं भागूंगा। कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो, मैं भी 2 पैसे कमाने की जुगत करूंगी। बस 2-3 साल की बात है। छोटा बच्चा भी जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं भी तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारा साथ दूंगी। अब रही बात पूंजी की, तो मेरे गहने हैं ना, उन्हें बेचकर तुम पूंजी जमा करो। सुधा, तुम फिर से मुझे शर्मिंदा कर रही हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही, बल्कि एक रास्ता बता रही हूँ कि हम अभी भी बिल्कुल हेल्पलेस नहीं हुए हैं, लाचार नहीं हुए हैं। हमारे पास में गहने हैं। आज गहने बेचकर पैसे ले आओ, आगे फिर से गहने बनवा देना। राजीव ने सुधा को जज्बात के आवेग में आकर गले से लगा लिया। दोनों की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई थी। गर्भ में पल रहे अभिमन्यु को तो यह पता ही नहीं चला कि उसके माँ पापा ने कितना अच्छा निर्णय ले लिया है। तो मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी पीहर। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट करके आपकी राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।